देखिए, मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ इतने महत्वपूर्ण लोग बोलने वाले थे, मेधा जी थे, आनंद जी थे, इन सब लोगों को मैं खुद ही सुनना चाहता था। लेकिन एक तो तबीयत ख़राब हुई और कुछ मेरठ शहर में जो अंदर इतना निर्माण हो रहा है कि मुझे लगा कि जितना दिल्ली से मेरठ के सीमा तक आने में लगा, उससे ज़्यादा यहाँ तक पहुँचने में लग गया। बहरहाल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी वजह से ये कार्यक्रम में व्यवधान हुआ। मैं बहुत अभिभूत हूँ इस पूरी भावना को देख कर के, जो जोश और जज्बा है। कुछ लोगों से भी बैठे बैठे बात हुई। देखिए, यात्राओं का बड़ा पुराना इतिहास है इस देश में। आप सबको याद है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्हें तिलक ने यही कहा कि तुम पहले जिस देश के निवासियों की सेवा करना चाहते हो, गोखले, तो एक बार देखो और समझो कि आखिर गरीबी क्या है, पीड़ा क्या है, जनता किस हालात में रह रही है। और उनकी सलाह मान करके गांधी जी निकले। हालांकि उनकी ज़्यादातर यात्राएं रेलों से थी, ट्रेनों से थी, लेकिन उन्हें इस देश का, एक देश की दुर्दशा का, एक जिसे आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा साक्षात्कार हुआ और वो समझ पाए कि ये देश किस हालात में रह रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि जो गांधी दक्षिण अफ्रीका में टाई और पैंट और सूट पहनते थे, वो एक लंगोटी में आ गए और फिर उसके बाद उन्होंने उसी तरह के वस्त्र धारण किए जिस तरह से भारत का आम किसान या आम नागरिक करता था। आपने विनोबा जी की यात्रा का सुना होगा। आज भी देश में एक यात्रा निकल रही है जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि रैलिंग पॉइंट की तरह है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो मोदी विरोधी थे, जो एक स्पेस चाहते थे जहाँ आकर के सांप्रदायिकता का और फासिज्म का विरोध किया जा सके, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक बड़ी संगठित और एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत राहुल को पप्पू बनाने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया सेल पे, क्योंकि उन्हीं लोगों का कब्जा था, ख़ास तौर से पहले 5 साल तो सभी लोग आतंकित थे। जिस तरह से सोशल मीडिया आरएसएस का काम कर रहा था, जिस तरह से बीजेपी का सोशल मीडिया विंग काम कर रहा था, सभी आतंकित थे। गाली गलौज क्या हो जाए आपको पता नहीं। तो वो इसमें सफल भी हो गए थे। जो भारत का मध्य वर्ग था, काफ़ी हद तक राहुल गांधी को पप्पू जैसा ही मानने लगा था और उसी तरह के लतीफ़े चुटकुले मशहूर हो रहे थे। लेकिन इस एक यात्रा ने उसे बदल दिया। और मैं अब देख रहा हूँ, मैं इस बीच में भारत के कई प्रांतों में मुझे जाने का मौका मिला और अलग अलग तरह के लोगों से बात करने का मौका मिला। मैंने देखा कि वो एक ख़ास तरह का रैलिंग पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहाँ सब लोग जुड़ सके, वो आदमी हुआ है। उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी, कांग्रेस ने इतने समय तक शासन किया, हम में से ज़्यादातर लोग उससे सहमत नहीं थे और बल्कि ये मानना है कि जो उनकी आर्थिक नीतियाँ थी उससे किसी भी तरह से मोदी जी की या भाजपा की आर्थिक नीतियाँ भिन्न नहीं हैं। या जो सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ख़राब था। मैंने तो उस पर, चूँकि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगों पे काम करता रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा कि वो बहुत ही ख़राब था। जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमतें थी, ख़ासतौर से 84 का आप देखिए, जो सिखों के खिलाफ एक कत्लेआम हुआ, उसमें उन्हीं राज्यों में असफल हुए जहाँ कांग्रेस शासन कर रही थी। जहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें थी वहाँ कुछ नहीं हुआ। हाशिमपुरा और मलियाना का भी जिक्र किया हुआ है। इस तरह के कम से कम 100 दंगों का जिक्र किया जा सकता है जिनके बीच कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये जो कह रहा हूँ कि देखिए, जब एक बड़ा ख़तरा आ जाता है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है और ये भी मानना पड़ता है कि हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर मूवमेंट को सीखने का एक अवसर देना चाहिए और तब तक उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जब तक वो उसी तरह से फिर आचरण न करने लगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने बहुत सारे मिथ तोड़े हैं और बहुत सारे भ्रम ख़त्म किए। ख़ास तौर से इसलिए भी कि देश में जब से लेफ्ट कमज़ोर हुआ, मार्जिनलाइज हुआ, किनारे चला गया, वो दुर्भाग्य से कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं है जो इस आंधी का मुकाबला कर सके। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही रैलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। जो जयप्रकाश नारायण के चेले थे, उसमें जो आपने देखा, जो सत्ता में गए, वो उनका क्या भूमिका रही। चाहे बिहार में उनके शिष्य जो सत्तारूढ़ हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, केंद्र में गए, वो हमेशा समय समय पर जब भी मौका मिला वो आरएसएस से हाथ मिलाते रहे, भ्रष्टाचार में, वंशवाद में डूबे रहे। तो ये एक निराशाजनक परफॉर्मेंस उनका भी था। तो मुझे लगता है कि
ये जो यात्रा एक अलग से निकल रही है, जो जैसा मीरा जी ने बताया 30 तारीख को सब लोग मिलेंगे, तो ये यात्रा भी कहीं ना कहीं उसी परंपरा से जुड़ेगी। और भले संख्या में कम हो, लेकिन एक जब आप खड़े होते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप लोगों से संवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एहसास कराते हैं कि भी हम जिंदा हैं, हम सर झुका करके हर चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। अगर हम मोदी की आंधी के सामने खड़े होकर के ये कहें कि नहीं, हम नहीं स्वीकार करते, जो तुम कह रहे हो उसमें खोट है, उसमें कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश है, तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसके प्रति शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। एक जो बड़ा खतरा है जिसकी तरफ अभी ध्यान भी आकर्षित किया गया, इत्तेफाक से मेरठ में एक सांप्रदायिकता की एक बड़ी ख़राब परंपरा रही। हाशिमपुरा और मलियाना उसी के दो बुरे उदाहरण थे, जिसमें एक में इत्तेफाक से हाशिमपुरा मुझे खुद देखने का मौका मिला, फिर जिस किताब का जिक्र हुआ मैंने उसी पर वो किताब भी लिखी। तो यहाँ पर रह कर के हम कम से कम सांप्रदायिकता के खिलाफ गुहार करें। और देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। हम में तो बहुत सारे लोग बहुत बचाव के बातें करते हैं, तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जितनी बुरी हिंदू सांप्रदायिकता है उतनी ही बुरी मुस्लिम सांप्रदायिकता भी है। मैं जानता हूँ कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो अभी भी अल्लाह की हुकूमत कायम करने का सपना देखते हैं, तो उन्हें भी बताना पड़ेगा कि अब ये 2023-24 में अल्लाह की हुकूमत नहीं कायम हो सकती, अब सिर्फ धर्मनिरपेक्ष शासन ही चलेगा। तो ये भी हमें स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा। इसमें अगर हम ज़रा भी दुराव छिपाव करेंगे तो हम एक तरह से आरएसएस का हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सांप्रदायिकता के खिलाफ एक माहौल बनाएं। एक जो पंजाब में एक नारा लगता था, अगर आपको याद हो, तो खालिस्तानी मूवमेंट अपने चरम पर था, तो एक नारा लगाते थे एक खास विचारधारा के लोग कि ना हिंदू राज ना खालिस्तान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। तो ये हमें तय करके चलना पड़ेगा कि अब भारत में किसी भी धार्मिक राज्य की कल्पना करना मूर्खता से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। अब हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए ही लड़ेंगे, वो चाहे हिंदू राज हो, चाहे इस्लामी हुकूमत हो, अल्लाह की हुकूमत कायम करने का कोई सपना देख रहा हो, हम इन सब के खिलाफ खड़े होंगे। मैं एक बार फिर अपनी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं देर से आया। हालांकि नुकसान मुझे ही हुआ, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जो बोले उन्हें सुन